अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है यार IAS 8 अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड प्रायर पीरियड एरर्स। अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती हैं यार? दे आर एक्चुअली द स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स, बेसिस, कन्वेंशंस, रूल्स एंड प्रैक्टिसेस applied by an entity in preparing and presenting financial statements. प्रिंसिपल्स, बेसिस, किसी ना किसी बेस के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। किसी न किसी कन्वेंशन, रूल्स एंड पास्ट प्रैक्टिसेस को यूज़ करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही होती हैं। वो तमाम की तमाम अकाउंटिंग पॉलिसीज होती हैं। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, नॉन करंट एसेट्स हम सब लोग फेमिलियर हैं। हर कंपनी के अंदर, हर एंटिटी के अंदर इससे रिलेटेड पॉलिसीज मौजूद होती हैं। कुछ पॉलिसीज तो ऐसी होती हैं जो कि डिक्टेट करता है IAS 16, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स जो हैं बेसिकली। ठीक है, I-16 डिक्टेट करता है। लेकिन इसके अलावा कुछ पॉलिसीज ऐसी होती हैं जो कि हम लोग खुद बना रहे होते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि हमारी पास्ट प्रैक्टिसेस हैं, हमारी अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम लोग एज बेसिस यूज़ करते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल, हमारी कंपनी का रूल है यार कि वो तमाम आइटम्स जो कि 50,000 से अपवर्ड वैल्यू के होंगे, उनको हम लोग अपने पास एज नॉन करंट एसेट यूज़ करेंगे। 50,000 अगर मैंने कहा तो बेसिकली मैं PKR की बात कर रहा हूँ। करेंसी का इतना इशू नहीं है फिलहाल, सिर्फ अमाउंट्स को भी लेके हम लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। सो अगर मेरी कंपनी का ये उनकी पास्ट प्रैक्टिस है और ये हमारा रूल है कि हम लोग 50,000 या उससे ऊपर के आइटम को ही एज नॉन करंट एसेट लिखेंगे, तो ये हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी होगी। अब पिछले फॉर एग्जांपल 5 साल से अकाउंटिंग पॉलिसी चल रही है 50,000 वाली, लेकिन हमारे पास कुछ मल्टीपल आइटम्स ऐसे, या इन्फ्लेशन फॉर एग्जांपल मैं ये कह सकता हूँ कि इन्फ्लेशन हो गई है, वो जो 50,000 की चीज़ थी अब वो लाख रुपए की मिल रही है। ठीक है, तो वो अब 50,000 को मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ। अब ये 5 ईयर से ये पॉलिसी चल रही थी। इन दिस ईयर मैं कहता हूँ कि यार अब 100,000 या इससे ऊपर का जो एसेट होगा, मैं उसको एज नॉन करंट एसेट अपने पास बुक करूंगा। अब मेरी ये पॉलिसी है। ठीक है, सो दिस वुड बी कॉल्ड एज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। वो तमाम एसेट्स जो पहले मैं 50,000 पे रिकॉर्ड करता रहा हूँ, अब मैं उनको 1 लाख पे रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, या सपोज करते हैं कि यार 50,000 के जो आइटम्स थे, जो मैंने पॉलिसी रखी हुई थी, इसकी वजह से कई ऐसे आइटम्स थे जो कि नॉन करंट एसेट बनने से रह जाते थे, जिनकी यूजफुल वैल्यू जो है वो यूजफुल लाइफ जो है वो 3 साल, 4 साल या 5 साल तक होती थी। ठीक है, लेकिन मैं उनको सिर्फ इस थ्रेशोल्ड की वजह से अपने पास नॉन करंट एसेट बुक नहीं कर सक रहा था। तो मैंने अपनी पॉलिसी को चेंज कर लिया। मैंने कहा नहीं यार, 50,000 नहीं, 20,000 या इससे ऊपर के जितने भी आइटम्स होंगे, मैं उनको अपने पास एज अ नॉन करंट एसेट बुक करूंगा। तो ये भी क्या है, मेरे लिए चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, इसका इफेक्ट किस तरीके से दिया जाएगा, वो लेटर ऑन हम लोग देखते हैं। सो ओके, नेक्स्ट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। आपने अपने प्रीवियस स्टडीज में पढ़ा होगा यार डाउटफुल डेट्स के बारे में। बेसिकली डाउटफुल डेट्स इज एन एग्जांपल ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। ठीक है, हमारे पास रिसीवेबल्स हैं 100,000 के, और हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस हमें यह बताता है कि टोटल हमारे रिसीवेबल्स में से 5% ऐसे रिसीवेबल्स होते हैं जो हमें रिसीव नहीं होते, जो बैड डेट्स हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू डाउटफुल डेट्स, हम उस 5% को, जो कि 5,000 बनता है, जब बैलेंस शीट में रिपोर्ट करेंगे तो हम 100,000 रिपोर्ट नहीं करेंगे। हम कितना रिपोर्ट करेंगे? 95,000 रिपोर्ट करेंगे। बेसिकली डबल एंट्रीज की क्या होती है, हम लोग डेबिट कर देते हैं डाउटफुल डेट एक्सपेंस को, और क्रेडिट कर देते हैं हम लोग प्रोविजन को। ठीक है, ये जो बेसिकली प्रोविजन है, ये इस 5,000 इस 100,000 में से माइनस होती है, और 95,000 हम लोग अपने डेटर्स या रिसीवेबल्स बैलेंस शीट में रिपोर्ट करते हैं। ये जो 5% मैंने अप्लाई किया है अपने रिसीवेबल्स के ऊपर, ये क्या है? मेरा एस्टिमेट है। अब इन दिस करंट ईयर मैं ये कहता हूँ कि हमारा एस्टिमेट चेंज हो गया। हमने कहा नहीं यार, 5% नहीं, हमारा क्रेडिट कंट्रोल काफ़ी बेहतर हो चुका है और हम लोग अब ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने बैलेंसेस को रिकवर कर रहे हैं। तो अब हमारा एस्टिमेट है 4%। ठीक है, तो इस दफ़ा फॉर एग्जांपल 100,000 ही हमारे अगर रिसीवेबल्स हैं, तो इस दफ़ा मैं कितना डाउटफुल डेट में लेके जाऊंगा? 4,000, और कितने से रिपोर्ट करूंगा अपने रिसीवेबल्स को? 96,000 से। सो व्हाट हैपेंड, माय एस्टिमेट
changed from 5% to 4%. This is a change in accounting estimate. Next, prior period errors. Now, what are prior period errors? Change in accounting estimates को पढ़ भी लेते हैं यार एक दफा. A change in accounting estimate is an adjustment of the carrying amount of an asset or liability. मैंने carrying amount को adjust किया asset की, या वो liability की भी बात कर रहा है, और related expense भी साथ change हुआ, resulting from reassessing the expected future benefits. जो कि रिजल्ट हुआ किस वजह से? मैंने जब अपने फ्यूचर एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स को रीअसेस किया. ठीक है, तो आपके सामने एग्जांपल है, कंप्लीटली वो चीज डिमॉन्स्ट्रेट हो गई. व्हाट इज प्रायर पीरियड एरर्स? प्रायर पीरियड एरर्स वो हैं यार, फॉर एग्जांपल टुडे इज, दिस ईयर इज 2021, लास्ट ईयर वाज 2020. 2020 के अंदर मेरा फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस जो था, एडवर्टीजमेंट या मार्केटिंग एक्सपेंस सपोज कर रहे हैं हम लोग, वो फॉर एग्जांपल 50,000 था. वो 50,000 था, लेकिन कुछ एरर की वजह से, किसी मिस्टेक की वजह से, या रिपोर्टिंग सही तरीके से नहीं हुई थी, हमने कितना रिपोर्ट किया? हमने 40,000 रिपोर्ट किया. इन दिस ईयर जब हम लोग वर्किंग कर रहे थे, हमारे सामने आया कि यार ये लास्ट टाइम पे हम लोगों ने 50,000 का जो मार्केटिंग एक्सपेंस लिखा हुआ था, ये एक्चुअली 50,000 नहीं था, ये तो 40,000 था यार. हमने तो ओवरस्टेट कर दिया इसको. तो बेसिकली क्या होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसकी क्या की जाएगी, किस तरीके से की जाएगी? ठीक है, उसको भी अभी हम लोग देख लेंगे कि एरर्स को किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाती है. बट दिस इज कॉल्ड व्हाट? प्रायर पीरियड एरर. पिछले साल का एक एरर है, इसको हम लोगों ने अब ठीक भी करना है. ऐसा नहीं हो सकता यार कि ईयर खत्म हो चुका है तो यार पिछले पीरियड का जो एरर है उसको हम लोग छोड़ दें. छोड़ नहीं सकते हैं हम लोग. क्यों छोड़ नहीं सकते? रीजन है उसकी. रीजन क्या है कि जब भी हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिपोर्ट करते हैं, पब्लिश करते हैं, तो उसके अंदर करंट ईयर के साथ साथ, जो कि 2021 है, करंट ईयर के साथ साथ एज कंपैरेटिव लास्ट ईयर की फाइनेंशियल्स भी होती हैं, ताकि यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेयर कर सकें. ठीक है, दोनों चीज़ों को. अब फॉर एग्जांपल मैं लास्ट ईयर को इसी तरीके से छोड़ देता हूँ, मैं कहता हूँ छोड़ यार, क्या ज़रूरत है ठीक करने की, इस दफ़ा हम लोग 50,000 का एक्सपेंस बस बुक कर लेते हैं, जो इस करंट ईयर का एक्सपेंस है, बस वही बुक कर लो, उसको पिछले कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक करने की ज़रूरत नहीं है. इससे होगा क्या? यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये देखेगा कि यार एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हैज जंप्ड फ्रॉम 40,000 टू 50,000, लेकिन सेल्स में कोई इंक्रीज नहीं आया. तो वो फिर क्वेश्चन करेंगे. लेकिन अगर हम लोग अपने उस एरर को ठीक करते हैं, तो उनको पता चलेगा अच्छा यार ठीक है, पिछले साल भी 50,000 ही एक्सपेंस था और इस साल भी 50,000 ही एक्सपेंस है. तो प्रायर पीरियड एरर्स को ठीक करना जरूरी होता है. पढ़ लेते हैं यार कि ये कहता क्या है. Prior period errors are omissions, misstatements in entities financial statements. ये क्या थी? Misstatement थी, जो मैंने एग्जांपल दी अभी. और more prior periods arising from failure to use or misuse of reliable information that was available and could reasonably be expected to have been obtained and taken into account in preparing those statements. Such errors result from mathematical mistakes, mistakes in applying accounting policies, oversights, or misinterpretations of facts and fraud. ठीक है, सो दिस इज व्हाट प्रायर पीरियड एरर्स. हम लोगों ने तीनों चीज़ों को ज़रा ये डिटेल में देख लिया है. अभी आगे चलते हैं यार. देखो अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट कैसे की जाती है. अगर आपसे पूछेंगे अकाउंटिंग पॉलिसी आपने किसी चीज़ की सिलेक्ट करनी है तो कैसे सिलेक्ट करेंगे? द फर्स्ट थिंग कम्स टू आवर माइंड इज व्हाट? यार देख लेंगे कि आईएएस कोई मौजूद है उस एलिमेंट के बारे में जिसकी मैं अकाउंटिंग पॉलिसी बनाना चाहता हूँ. मतलब जाहिर है यार कोई ना कोई गाइडलाइंस तो होंगी ना. ठीक है, सबसे पहले मैं देख लूंगा कि कोई आईएएस, कोई आईएफआरएस मौजूद है उस पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में. अगर मौजूद है तो मैं क्या करूंगा, मैं सारी की सारी वो वाली गाइडलाइंस ले लूंगा. ठीक है, और उसको अप्लाई कर दूंगा, मेरी अकाउंटिंग पॉलिसी बन जाएगी. उसके बाद मैं खुद भी कुछ अगर ऐड करना चाहता हूँ उसके अंदर, अपनी कोई पास्ट प्रैक्टिस के बारे में या से लेकर, या कोई प्रिंसिपल्स जो ऑलरेडी फॉलो हो रहे हैं मेरे यहाँ पे, तो उसको भी मैं यूज कर सकता हूँ अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को बनाने के मेरी. लेकिन सबसे पहले मैं किसको देख रहा हूँ? मैं आईएफआरएस को देख रहा हूँ, आईएएस को देख रहा हूँ. ठीक होगी बात. सो पढ़ते हैं यार इसको. सर किधर है? When an IFRS specifically applies to a transaction, the accounting policy or policies applied to that item shall be determined by applying IFRS, considering any relevant implementation guidance issued by IASB or IFRS, जैसे मैंने आपको पहले कहा. लेकिन अगर वो एब्सेंट है कोई ऐसी चीज, ऑफ कोर्स यार नई नई चीजें इस दुनिया में इवॉल्व होती रहती हैं, नए नए इश्यूज आते रहते हैं.
ठीक है, नई नई फाइनेंशियल पॉलिसीज बनती रहती हैं, उन फाइनेंशियल पॉलिसीज को अकाउंट फॉर करने के लिए फिर स्पेसिफिक अकाउंटिंग पॉलिसीज बनती रहती हैं। वो चीज़ें फिर आईएफआरएस और आईएएस के थ्रू आंसर करता है आईएएसबी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। लेकिन अगर कोई चीज़ एड्रेस नहीं हुई भी और आपके सामने कोई एक नया इवेंट आ गया है जिसको आप जिसके लिए अकाउंटिंग पॉलिसी बनाना चाह रहे हैं और आपको कोई स्टैंडर्ड या इंटरप्रिटेशन नहीं मिल रही, तो क्या करेंगे हम लोग? इन द एब्सेंस of a standard or interpretation that specifically applies to a transaction, management shall use its judgment in developing and applying an accounting policy that results in information that is relevant and reliable. अगर एब्सेंट है तो क्या करेगा? मैनेजमेंट अपनी जजमेंट को यूज करेगी, लेकिन जजमेंट यूज करते हुए ये जरूर देखना है कि अकाउंटिंग पॉलिसी वो बने जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन रिलायबल बने और रेलेवेंट बने। कि ना अकाउंटिंग पॉलिसी ऐसी हो कि यार जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो वो इन्फॉर्मेशन ना तो रेलेवेंट है और ना रिलायबल है, तो अकाउंटिंग पॉलिसी बनाने का फायदा क्या है यार? कोई फायदा नहीं है। इन मेकिंग दैट जजमेंट वो कह रहा है कि यार अगर नहीं मौजूद है एफआरएस, आपने जजमेंट अपनी यूज करनी है, तो जजमेंट यूज करते हुए पॉलिसी बनाते हुए आपने कुछ चीज़ों को रेफर करना है। वो क्या चीज़ें हैं? बड़ी इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हैं यार। इन मेकिंग द जजमेंट मैनेजमेंट शैल रेफर टू एंड कंसिडर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज, द रिक्वायरमेंट्स एंड गाइडेंस इन आईएफआरएस डीलिंग विद सिमिलर एंड रिलेटेड इश्यूज। अच्छा, अब जिस एलिमेंट के बारे में या जिस आइटम के बारे में, जिस चीज़ के बारे में अकाउंटिंग पॉलिसी बनाना चाह रहे हैं, आईएफआरएस मौजूद नहीं है, गाइडेंस मौजूद नहीं है, तो क्या करें? सबसे पहली चीज़ क्या करनी पड़ेगी? जजमेंट यूज़ करनी पड़ेगी। जजमेंट यूज़ करने के लिए सबसे पहले काम क्या करेंगे? हम लोग देखेंगे कि इस तरह के जो रिलेटेड एलिमेंट्स या आइटम्स हैं, उसके बारे में क्या कोई गाइडेंस मौजूद है आईएएस में? अगर है तो वो यूज़ करेंगे हम लोग, रिलेटेड आइटम्स के बाद। सेकेंडली, हम अकाउंटिंग पॉलिसी खुद डेवलप करनी है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इन द एब्सेंस ऑफ स्टैंडर्ड, ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ये बातें इन एब्सेंस में हो रही हैं, कि स्टैंडर्ड मौजूद नहीं है। तो पहली चीज़ ये है कि मैं रिलेटेड आइटम से रिलेटेड कोई आईएफआरएस है तो उससे गाइडेंस लूंगा। सेकेंडली, पॉलिसी बनाते हुए मैं देखूंगा कि यार एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंसेस का जो रिकग्निशन क्राइटेरिया या मेजरमेंट कॉन्सेप्ट्स हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर, मैं ये ना हो कि उनको छोड़ दूं। मतलब कि मैं एसेट के बारे में कोई पॉलिसी बना रहा हूँ और वो पॉलिसी जो है वो निगेट कर रही है उन तमाम कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में मौजूद रेगुलेशन क्राइटेरियाज और मेजरमेंट कॉन्सेप्ट्स को जो है एसेट्स के बारे में। ऐसा नहीं होना चाहिए। सो व्हेन आई एम मेकिंग अ पॉलिसी इन द एब्सेंस ऑफ अ स्टैंडर्ड और इंटरप्रिटेशन, दीज आर द टू थिंग्स दैट आई नीड टू कंसिडर। इसके बाद है यार कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसीज शुड बी कंसिस्टेंट। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, अकाउंटिंग पॉलिसीज को कंसिस्टेंट होना चाहिए। क्यों कंसिस्टेंट होना चाहिए? year 2020, year 2021, यार लास्ट ईयर मैं वो तमाम एसेट्स जो 50,000 या इससे ऊपर के थे उनको अपने पास एज एन एसेट बुक कर रहा था। इस दफ़ा मैं वो तमाम एसेट्स जो 20,000 या इससे ऊपर के हैं उनको एज एन एसेट बुक कर रहा हूँ। बहुत बड़ा चेंज है यार। मेरे नॉन करंट एसेट्स जो हैं इस दफ़ा इंक्रीज हो जाएंगे बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि वो आइटम्स जो पहले 50,000 के थ्रेशोल्ड की वजह से मेरे बैलेंस शीट का पार्ट नहीं बनते थे, इस दफ़ा बन जाएंगे। और जब बन जाएंगे तो एसेट्स की वैल्यू या एसेट्स वैल्यू सी बात है ज़्यादा आ रहे होंगे बैलेंस शीट में, तो एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। अब कंसिस्टेंसी, अगर मैं एक दफ़ा चेंज कर चुका हूं तो अब फ्यूचर में मैंने इसी को लेकर चलना है। ये ना हो कि अगले साल मैं आऊं तो मैं अपना क्राइटेरिया दोबारा चेंज करके किस पे ले जाऊं, 50,000 पे ले जाऊं। इससे क्या होगा? जब 3 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपस में कंपेयर किया जाएगा तो वो आपस में कंपेरेबल ही नहीं रहेंगी। ठीक है, तो कंपेरेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए मुझे क्या करना है? अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को कंसिस्टेंट रखना है। कंसिस्टेंसी नहीं होगी, कंपैरेबिलिटी इंश्योर नहीं कर सकते, एंड कंपैरेबिलिटी इज एन एसेंस, इज एन एलिमेंट दैट नीड्स टू बी इंश्योर्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Okay, change in accounting policy. An entity is permitted to change an accounting policy only if the change is required by a standard or interpretation. अगर एंटिटी चेंज करना चाहती है अकाउंटिंग पॉलिसी को, तो सबसे पहली चीज क्या है कि यार किसी स्टैंडर्ड या इंटरप्रिटेशन ने ये चीज मैंडेटरी कर दी है कि आप अपनी पॉलिसी को चेंज करें, तो मुझे चेंज करनी पड़ेगी।
सेकेंडली क्या वजह हो सकती है चेंज करने की? रिजल्ट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइडिंग अ reliable and more relevant information about the effects of the transactions in the entity's financial position, performance और cash flows. या ऐसा है कि यार अगर मैं अपनी काउंटिंग पॉलिसी को चेंज नहीं करूंगा तो होगा क्या? होगा ये कि मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेलेवेंट और रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं देंगी, तो आई एम बीइंग फोर्स्ड to change the accounting policy either by the standard or interpretation or to ensure the reliability and relevance of the financial statements. इसकी एग्जांपल भी देता हूँ सेकंड पॉइंट की. फॉर एग्जांपल यार मेरे पास एक नॉन करंट एसेट है जो कि मैंने 100,000 का लिया था. स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिशिएट कर रहा हूँ मैं उसको. फॉर एग्जांपल बिल्डिंग है, मैंने ली थी 100,000 पे. ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिशिएट कर रहा हूँ. इट इज़ बिन 6 ईयर्स कि मैं उसको डेप्रिशिएट कर रहा हूँ. 6 ईयर्स में मैं 60,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुका हूँ और मेरे पास बैलेंस शीट में ये एसेट 40,000 का नजर आ रहा होगा. ठीक है. Now, the price of this building in the market at this moment is 200,000. There is a big difference between the actual value of the asset and the book value. बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है. अगर मैं 2 लाख की चीज को 40,000 में रिपोर्ट कर रहा हूं तो मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेरी रिलायबल व्यू या रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रही. आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार हमारी बुक वैल्यू तो हमेशा डिफरेंट होती है हमारी मार्केट वैल्यू से, क्या हम लोग हमेशा चेंज करते हैं? नहीं, ऐसा सिनेरियो नहीं है. द थिंग इज दिस कि अगर ये फॉर एग्जांपल मार्केट में 44,000 का होता या 41,000 का होता तो हम कहते कि यार ये इतना बड़ा मेजर चेंज नहीं है, शायद मुझे अपने एसेट को रीवैल्यू करने की जरूरत नहीं है ना. तो मैनेजमेंट फील्स लाइक कि जरूरत नहीं है. कोई किसी का ओपिनियन ये भी हो सकता है कि नहीं नहीं यार जरूरत है, करो चेंज, वो सेपरेट बहस है. लेकिन ये तो बहुत क्लियर डिफरेंस नजर आ रहा है ना यार यहाँ पे. ठीक है, एक तरफ 200,000, एक तरफ 40,000. 500% का इंक्रीज है इसके अंदर. ठीक है. सो अब अगर मैं अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज नहीं करता, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है? पहले बेसिकली मैं किसको लेकर चल रहा था? बैलेंस कॉस्ट मॉडल को. अगर मैं अपने एसेट को रीवैल्यू करूंगा तो ये कौन सा मॉडल बन जाएगा? रीवैल्यूएशन मॉडल. दोनों मॉडल्स ही परमिसिबल हैं इन IAS 16 में. कॉस्ट मॉडल भी फॉलो कर सकता हूँ, रिवैल्यूएशन मॉडल भी फॉलो कर सकता हूँ, लेकिन मैंने एक फॉलो करना है, दोनों नहीं फॉलो कर सकता. ठीक है. सो मुझे ये चेंज करना पड़ सकता है अगर मेरी इंफॉर्मेशन चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करने की वजह से ज्यादा रेलेवेंट या रिलायबल हो जाएगी तो मैं चेंज कर सकता हूँ. फाइन. नेक्स्ट, द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली. रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब क्या है? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब ये है कि मैं सिर्फ करंट ईयर को एडजस्ट नहीं करूंगा, मैं प्रायर ईयर को भी एडजस्ट करूंगा. रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा और उससे भी पिछले साल को इफेक्ट करूंगा. मतलब ये कि जहां तक ये इफेक्ट जा सकता है और जहां तक मैं इसको ठीक कर सकता हूँ मैं उसको ठीक करूंगा. ठीक है. बट हमने इसकी प्रैक्टिकेबिलिटी को भी देखना है कि क्या ये प्रैक्टिकल भी है ये करना. अब देखो फॉर एग्जांपल एक एसेट है जो कि आपके पास 6 साल से है, उसके बारे में कोई एक अकाउंटिंग पॉलिसी आप चेंज कर रहे हो, क्या पिछले 6 साल में इफेक्ट लेके जा सकता हूँ मैं? या सोचें तो सही यार. पिछला साल तो मैं दिखा सकता हूँ चेंज करके, वो इस वजह से करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी तो एज अ कंपैरेटिव पिछली स्टेटमेंट साथ आएगी तो मैं पिछले साल को चेंज कर सकता हूँ. इस साल को भी चेंज कर दूंगा तो लोगों जो यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके पास इफेक्ट पहुंच जाएगा. व्हाट अबाउट द प्रीवियस ईयर्स? उससे प्रीवियस ईयर, उससे प्रीवियस ईयर, क्या उसको भी चेंज करूँ? अगर उसको चेंज करने लगूंगा तो मुझे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दोबारा से बनानी पड़ेंगी, दोबारा से ऑडिट होगा, ऑडिट होने के बाद दोबारा से वो पब्लिश होंगी, पब्लिश होने के बाद दोबारा से मार्केट में फ्लोट की जाएंगी. 8 से 5 साल पुरानी इन्फॉर्मेशन तो वैसे ही इतनी रेलेवेंट नहीं है इस वक्त यार. तो मुझे क्या करना चाहिए? माई बेनिफिट्स विल नॉट आउटवे माई कॉस्ट, रादर माई कॉस्ट विल आउटवे माई बेनिफिट्स. तो इस वजह से मुझे इतना पीछे जाने की जरूरत नहीं है. ये कैसे मैं ठीक कर सकता हूँ? मैं ओपनिंग बैलेंसेस को ठीक कर सकता हूँ अपने जो पीरियड रिपोर्ट कर रहा हूँ उसके. तो ऑटोमेटिकली इफेक्ट कहाँ पे चला जाएगा? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट चला जाएगा. देखते हैं ये क्या कहता है. Retrospective application means adjusting the opening balance of each affected components of equity for the earliest period presented and the other comparative amount disclosed for each prior period presented as if the new accounting policy had always been applied.
तो अकाउंटिंग पॉलिसी के रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब कि ये है कि हमने ये चीज़ इंश्योर करनी है कि जैसे हमेशा से यही अकाउंटिंग पॉलिसी चल रही थी, अब एक एसेट 10 साल से पड़ा हुआ है, 6 साल से पड़ा हुआ है, तो मैंने ये चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करनी है अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज, कि जैसे ये पॉलिसी हमेशा से चल रही थी, इसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना अकाउंटिंग पॉलिसी को। बट द थिंग इज, वो क्या कह रहा है कि आपने कहाँ कहाँ पे एडजस्ट करना है। रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन मींस एडजस्टिंग द ओपनिंग बैलेंस ऑफ ईच अफेक्टेड कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी फॉर द अर्लीस्ट पीरियड प्रेजेंटेड। अब मैं फॉर एग्जांपल 2020 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे रहा हूँ, 2021 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे रहा हूँ, क्योंकि करंट ईयर 2021 है, कंपैरेटिव 2020 है, तो मैं ये दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इन्हीं दो के ओपनिंग बैलेंसेस को मुझे एडजस्ट करना है, और वो ऑटोमेटिकली इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव चला जाएगा पिछले सालों में। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इट मे एंड मे नॉट बी प्रैक्टिकेबल टू डू दैट। ऑफ कोर्स यार, कई दफा प्रैक्टिकल होगा ये करना, कई दफा नहीं होगा। बड़ी इसके अंदर बातें हैं, बड़ी चीजें हैं इसके अंदर जो देखनी पड़ती हैं। सो अगर प्रैक्टिकेबल नहीं है पीछे इफेक्ट देना, तो एटलीस्ट जो करंट ईयर आप प्रेजेंट कर रहे हो उसके ओपनिंग बैलेंसेस को लाजमी चेंज करना है। ये चीजें में रखनी है आपके पास। ठीक होगी बात। नेक्स्ट आते हैं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। ये चीज़ में आ गई कि अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज हमेशा कौन सा इफेक्ट देगा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या कहता है, द इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन एन अकाउंटिंग एस्टिमेट शैल बी recognized perspectively by including it in the P&L, the period of the change if the change affects that period only, or the period of the change and future periods if the change affects both। वो था रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ये क्या है, पर्सपेक्टिव इफेक्ट। अगर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, फॉर एग्जांपल कि यार मेरे पास डाउटफुल डेट्स थे, पिछले साल तक मैं 5% तक राइट ऑफ करता रहूं, इस दफा मैंने 4% जो है अपना डाउटफुल डेट रखा, प्रोविजन 4% रखी मैंने अपनी, तो क्या पिछले साल में इफेक्ट दूंगा? नहीं दूंगा ना यार। ये कह रहा है पर्सपेक्टिव इफेक्ट दो। पर्सपेक्टिव इफेक्ट का मतलब ये है कि करंट ईयर को बस आपने एडजस्ट करना है, अगर करंट ईयर सिर्फ इफेक्ट हो रहा है, और अगर फ्यूचर ईयर भी इफेक्ट हो रहे हैं तो फिर फ्यूचर ईयर को भी करना है, लेकिन पीछे इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है। सो अकाउंटिंग एस्टिमेट का जो चेंज होता है उसका इफेक्ट पर्सपेक्टिव इफेक्ट होता है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता। करेक्ट। नेक्स्ट, एरर्स। द जनरल प्रिंसिपल। अच्छा, एरर्स क्या थे अभी मैंने आपको बता दिया, ये सामने एग्जांपल भी है हमारे पास कि पिछले साल 40,000 का मैंने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस लिखा था, हालांकि वो एक्चुअली क्या था, 50,000 का था, तो मुझे उसको भी तो ठीक करना है ना यार। तो इसके बारे में ठीक है। प्रायर पीरियड एरर है, करंट नहीं। करंट पीरियड का एरर तो करंट ईयर में ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। The general principle in IS 8 is that an entity must correct all material prior period errors retrospectively in the first set of financial statements authorized for issue after their discovery by। देखें यार, पिछले साल का एरर था, इस साल पता चल गया, इस साल जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दूंगा तो लाजमी उसको ठीक करके दूंगा मैं, वैसे नहीं। ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं। द जनरल प्रिंसिपल in IS 8 is that an entity must correct all material prior period errors retrospectively in the first set of financial statements। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है एरर्स का भी, क्या इफेक्ट, क्योंकि प्रायर पीरियड एरर है ना, करंट ईयर में ठीक, मतलब इट्स नॉट प्रैक्टिकेबल कि हम पीछे जाके ठीक करें, तो करंट ईयर में तो एटलीस्ट ठीक करना ही करना है उसको, लेकिन इसका इफेक्ट क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है इन द फर्स्ट सेट ऑफ फाइनेंशियल ऑथराइज्ड फॉर इशू आफ्टर देयर डिस्कवरी। अब देखें, करंट ईयर में पता चला 2020 का एरर, ठीक है। अब करंट ईयर, एक तो ये कि यार मैं कंपैरेटिव दे ही नहीं रहा, मैं सिर्फ करंट ईयर दे रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ करंट ईयर दे रहा हूँ तो करंट ईयर में उसको ठीक करके तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब भी पब्लिश होती हैं वो कंपैरेटिव के साथ पब्लिश होती हैं, तो मैं पिछले साल को ठीक करूंगा, लाजमी ठीक करूंगा पिछले साल को। ठीक है, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है ना मैंने, और ये है भी प्रायर ईयर से। Restating the comparative amounts of the prior period presented in which the error occurred, or if the error occurred before the earliest period presented, restating the opening balances of assets, liabilities and equity for the earliest period presented। अब देखें, अभी तो मैंने आपको कहा कि 2020 में एरर था, फॉर एग्जांपल 2021 में मौजूद है, इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, एरर 2020 का 2020 में भी नहीं हुआ, एरर हुआ है 2019 में। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब मैं बनाऊंगा करंट ईयर की, तो कंपैरेटिव में तो सिर्फ 2020 को रखूंगा, 2019 को तो रख नहीं सकता, तो वहां पे तो इफेक्ट ठीक कर नहीं सकता मैं। तो अब क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे 2020 के ओपनिंग बैलेंसेस को ठीक करना पड़ेगा, और ऑटोमेटिकली ये चीज ठीक होते होते 2021 तक तो
पहुंच ही जाएगी. So this is IS 8 accounting policies, accounting estimates, and prior period errors. If you people have got any question, please you can write in the comment section and I'll answer in the next video. Thank you very much.